नमस्कार। आप सबका नवमांश के इस अंक के अंदर स्वागत है। आज के अंक के अंदर हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली है क्या और किस प्रकार से हम इसके अंदर लग्न को निर्धारित करते हैं। हम जनरली सामान्यतया इस तरीके से सुनते हैं कि जन्मपत्री में या जन्म कुंडली के अंदर क्या दशाएं चल रही है, या जन्म कुंडली के अंदर क्या भाव हैं, या जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका पता करने के लिए कि भाई जन्म कुंडली क्या है वास्तव में और कैसे हम लग्न को या अन्य भावों को निर्धारित करते हैं, इसके बारे में आज के अंक में हम चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं जन्म कुंडली की, तो जन्म कुंडली का वास्तविक अर्थ क्या है? तो जन्म कुंडली का अर्थ होता है ये एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय ब्रह्मांड के अंदर कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह स्थित था, कौन से नक्षत्रों में स्थित था, तो इसका पूरा जो एक ब्रह्मांडीय नक्शा बनता है उसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। अब ये जो जन्म कुंडली हम देखते हैं, इसके अलावा इस जन्म कुंडली के और भी बहुत सारे भाग होते हैं जो हम आगे आने वाले अंकों के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से उनका आकलन किया जाता है। जैसे उसके अंदर हम D1 से लेकर के D60 तक के चार्ट्स देखते हैं। नवमांश भी उसमें से एक चार्ट होता है जिसको D9 जनरली कहा जाता है। इसके अलावा D3, D4, D10, दशमांश, त्रिशांश आदि सभी चार्ट्स बनते हैं। उन सभी को बनाने की गणितीय कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो उनके हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाता है और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। हमेशा केवल जन्म कुंडली को ही उसके लग्न चार्ट को देख करके ही हम सभी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हमें अलग अलग बातों के लिए इन दूसरे चार्ट्स को भी उपयोग में लेना होता है, जिनको आने वाले अंकों में हम धीरे धीरे कर करके सीखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई जन्म कुंडली एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। अब ये ब्रह्मांडीय नक्शा कैसे बनता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस स्थिति को एक बार पुनः आप देखें। तो हम ऐसा मान रहे हैं, जैसे हमने पिछले अंक के अंदर ये देखा था कि ब्रह्मांड में हमारे जो सौर मंडल है उसके बाहर की तरफ इस प्रकार से ये राशियां उपस्थित है। तो ये राशियां इस प्रकार से बाहर हैं और उसके अंदर फिर सूर्य हैं और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है वो घूम रहे हैं। अब सबसे एक जो हमें बात ध्यान देनी चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड के अंदर जब पृथ्वी पर रह रहे हैं, तब हमें ब्रह्मांड में कुछ भी देखने के लिए हमारे पास में एक प्लेनेट है जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं, और सूर्य जिसको हम बोलते हैं। तो सूर्य को हम प्रतिदिन सुबह के समय देखते हैं। तो इसलिए, और सूर्य हमेशा पूर्व से जो है उदय होते हैं, ईस्ट से वो उदय होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो हमेशा ईस्ट वही रहेगा, हमारे लिए तो पूर्व हमेशा वही रहेगा जिस तरफ सूर्य है। तो जिस तरफ भी सूर्य होंगे वो हमारे लिए पूर्व दिशा होगी। जैसे इस कुंडली के अंदर या इस नक्शे के अंदर अगर आप देखें तो आप देख पा रहे हैं कि मकर राशि के अंदर सूर्य है। तो इसका मतलब कि जिस समय सूर्य मकर राशि में है उस समय सूर्योदय के समय पूर्व के अंदर जो राशि होगी वो होगी मकर राशि। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि सूर्योदय के समय कौन सी राशि स्थित है, या कौन सी राशि के अंदर सूर्य स्थित है सूर्योदय के समय। उसी से हम इस बात को निश्चित कर पाएंगे कि पूर्व किस राशि की ओर है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि सूर्य को देख करके ही हम उस पूर्व को निर्धारित करेंगे। अब सूर्य जिस भी राशि में होंगे वही राशि उस दिन पूर्व की ओर इंगित करेगी। अब हम इसमें आगे ये समझते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर हमने ये देखा कि ब्रह्मांड के चारों ओर हमने ये देखा कि इस प्रकार से राशियां उपस्थित हुई हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर भी हम 12 भाग बनाते हैं। इन 12 भागों को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो है नंबर मान लेते हैं, और यही 12 भाव बनते हैं। आगे जाकर के यही 12 भाव बनते हैं। तो ये 12 भाव हम इसके अंदर इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर के जो क्षेत्र है उसको हम 12 बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो हमने पिछले अंक में ये देखा था कि जो राशियां होती है वो एक राशि 30 डिग्री की होती है, क्योंकि उसमें हमने ये समझा था कि 360 डिग्री को जब हम 12 से भाग दे रहे हैं तो वो 30 करीब आ रहा है। तो 30 डिग्री का एक ये राशि थी। इसी प्रकार से अगर अब हम 12 भाव को अगर देखें, 12 इसको हाउस भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको घर भी कहा गया है। तो 12 भाव को अगर हम डिवाइड करें अब, तो टोटल घंटे होते हैं हमारे पास में 24 आवर्स। तो 24 आवर्स का मतलब हुआ कि एक भाव करीब करीब 2 घंटे का होगा। इसका मतलब कि हर 2 घंटे से भाव बदल जाएगा और अगले भाव की तरफ में हम जो है वो चले जाएंगे। तो करीब करीब ये 2 घंटे का रहता है। तो जैसे इस नक्शे के अंदर अगर हम समझें तो आप इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि पृथ्वी
जिस समय सूर्य उदय हुआ उस समय सामने था मकर राशि। तो मकर राशि अब कितने बजे थी तो हम मान रहे हैं एक बार बराबर बराबर उसको भाग करते समय, तो पूर्व के समय, सुबह के समय जो जब सूर्योदय होता है उस समय मकर राशि पूर्व के अंदर थी। 2 घंटे के बाद में मकर राशि अब आगे, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, हमने उस अंक के अंदर ये भी चर्चा की थी कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो पृथ्वी जब इस प्रकार से घूमेगी तो उसके साथ साथ में ये भाव भी जो है घूम जाएंगे उसके साथ में। तो सूर्य अब चले जाएंगे उसके अगले घर के अंदर और उसकी जगह पर दूसरी राशि आ जाएगी। जैसे अब ये 10 तो चले जाएंगे पीछे और अगली राशि आ जाएगी 11, फिर ये आ जाएगी 12, फिर 1, ये 2। अब जैसे जैसे आप दिन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है राशि चक्र ये पूरा घूमता रहेगा। और इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि लग्न से अलग अलग समय पर अलग अलग लग्न बनेगा। इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इस पर और चर्चा करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो सामान्यतया हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से एक चार्ट बनाया जाता है जिसको हम जन्म कुंडली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस जन्म कुंडली को देखने का पहले हम समझते हैं कि इसमें लग्न कैसे निर्धारित होता है। तो आप ऐसा समझिए कि जिस समय कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय वो इस जगह पर स्थित होता है। इस दिशा को, ऊपर वाली दिशा को, इसको पूर्व माना गया है, ये पूर्व दिशा है। तो जो भी जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस समय जो भी इस पूर्व दिशा के अंदर जो भी राशि होगी बस वही उसका लग्न हो जाएगा। जैसे हम इसी से एक बार थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो जिस समय पृथ्वी से हम सूर्य को देखते हैं और वो सूर्योदय के समय ही किसी व्यक्ति का अगर जन्म हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि भाई सूर्य उस समय कहाँ नजर आ रहे थे, मकर राशि में। तो आपको लग्न के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हम कहेंगे कि भाई जो लग्न है वो मकर लग्न बना। तो ये नंबर आप हमेशा याद रखें, इन राशियों के साथ में ये नंबर आप हमेशा इसी प्रकार से रहेंगे। तो जब भी आप किसी जन्म कुंडली को देखेंगे तो उसके अंदर इसी प्रकार से राशियों के नंबर लिखे गए होंगे। जैसे मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2, कन्या के लिए, मिथुन के लिए 3 और कर्क के लिए 4 और इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो मकर का नंबर होता है 10। तो ये कैसे निकाला हमने कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ तो सूर्योदय के समय हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, और सूर्य उस समय मकर राशि के अंदर उपस्थित है, तो हम ये कहेंगे कि उसका लग्न है मकर। अब मान लीजिए 2 घंटे के बाद हुआ तो वो लग्न अब ये आगे चला जाएगा और इसकी जगह पर यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब ये जिस प्रकार से ऐसे चलता रहेगा। अब हमें पता है कि पृथ्वी एक दिन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है करीब करीब। तो 24 घंटे के अंदर ये पूरा जो है ये चक्र घूम करके वापस सूर्योदय के समय यही स्थिति आ जाएगी। अब इसके अंदर सूर्य अपनी जो स्थिति है वो बराबर बदलते रहते हैं। जैसा हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि सूर्य तो स्थिर है पर पृथ्वी क्योंकि घूम रही है तो 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को पूरा करीब करीब 1 वर्ष लगता है। तो उस हिसाब से हम इसमें ये डिवाइड कर सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार से अलग अलग राशियों के अंदर गोचर करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अभी आगे करेंगे। पहले इस बात को अच्छे से समझ लें कि लग्न निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना होगा। लग्न निर्धारित करने के लिए हमें वो समय देखना है जिस समय वो व्यक्ति उत्पन्न हुआ और हमें सूर्य से उस राशि की दूरी को देखना होगा। अगर वो सूर्योदय के समय ही जन्म ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में सूर्य जिस राशि में होगा वहां से लग्न निर्धारित करते हुए हम 2-2 घंटे के अंतराल से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर वो 2 घंटे बाद पैदा होगा तो ये आगे चली जाएगी और यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर अगर वो और 4 घंटे बाद पैदा होगा तो इस प्रकार से हम इस पूरे जो है इस लग्न चार्ट को बना सकते हैं। इस प्रकार से इस कुंडली को हम देख सकते हैं। तो किसी भी जन्म कुंडली को या देखने के लिए या समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली आखिर है क्या और लग्न किस प्रकार से निर्धारित होता है। अब हम एक बार ये समझते हैं कि सूर्य किस प्रकार से अलग अलग राशि के अंदर गोचर करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। क्योंकि सूर्य लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन चलते हैं इसलिए उन्हें एक राशि को पूरा करने में 30 दिन का समय लगता है। क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री को जब हमने 12 से भाग दिया था तो 30 डिग्री आया था। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है और सूर्य क्योंकि 1 डिग्री चलते हैं तो उन्हें एक राशि पूरा करने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। और ये निश्चित ही होता है, कुछ 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ये निश्चित ही रहता है। तो इसी से हम उस लग्न को निर्धारित कर पाएंगे, उस समय के या उस मंथ के लग्न को निर्धारित कर पाएंगे और उसी निर्धारण से सूर्य से जन्म के समय को या सूर्योदय के समय से जन्म के समय की दूरी से ही हम लग्न पर विचार कर पाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं ये चार्ट को। तो मेष राशि जिसको एरीज कहते हैं, तो 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में सूर्य रहते हैं। इसको आप 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऐसे ही याद रखें
क्योंकि लग्न के अंदर आपको यही नंबर लिखे हुए मिलेंगे। ज़्यादातर कुंडलियों के अंदर ऐसे राशि का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे याद रखें। तो जैसे 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में, 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में, 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में, 16 जुलाई से 16 अगस्त कर्क में, 17 अगस्त से 16 सितंबर सिंह में, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कन्या में, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तुला में, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु में, और फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर में। इसीलिए हम, क्योंकि सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए जनरली इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में भी हम मनाते हैं। उसके बाद में 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में, 15 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन में। तो ये लगभग समान रहता है, ये जो ट्रांजिट है ये लगभग समान रहता है गोचर सूर्य का। तो आप अपनी भी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर आपका जन्म इनमें से जिस भी मंथ में हुआ हो, जिस भी माह में हुआ हो, आप उसमें अपने सूर्य की स्थिति को देखें, आपको अपना सूर्य इन्हीं राशियों के अंदर नजर आएगा। तो आप इसको एक बार चेक करके भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा में आपको आनंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।